वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस पार्ट बी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की विशेषताएं। उसमें हम डिस्कस कर चुके थे हम डिस्कस कर रहे थे फीचर 12 जो है, यानी कि भारत का संविधान जो है उसमें एकात्मक और संघात्मक तत्वों का क्या है, मिश्रण है। यूनिटरी और फेडरल एलिमेंट्स का क्या है, मिक्सचर है। इसलिए भारत का संविधान कैसा है, क्वासी फेडरल अर्ध संघात्मक संविधान है। ठीक है, तो अर्ध संघात्मक संविधान है। हम डिस्कस कर चुके थे कि भारत के संविधान में कौन कौन से फेडरल फीचर्स यानी संघात्मक तत्व मौजूद हैं। अब हमें डिस्कस करना था कि भारत के संविधान में कौन कौन से एकात्मक तत्व यानी यूनिटरी एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आर्टिकल 1 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट आर्टिकल 1 है, वो ही कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। हिंदी में बोले तो कि जो भारत होगा वो क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। किस शब्द का यूज किया है, यूनियन का यूज किया है, संघ शब्द का यूज किया गया है। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, भारत राज्यों का संघ होगा। जो अमेरिका के यानी कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरल या फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं किया गया है। ठीक है, यूनियन शब्द का यूज किया गया है। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है, दैट अमेरिका जो होगा वो क्या होगा, फेडरेशन ऑफ स्टेट होगा। हमारे यहाँ क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो देश होगा वो क्या होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो पहला पॉइंट तो ये। अब दूसरा पॉइंट देखिए, राज्यों की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राज्यपाल होता है, गवर्नर होता है वहां पे कार्यपालिका का अध्यक्ष। तो देखिए, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, नियुक्त कौन करता है गवर्नर को, राज्यपाल को नियुक्त करता है राष्ट्रपति। समझ में आ गई बात। तो यानी गवर्नर यानी राज्यों की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उसकी नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। ठीक है, जो कि कहाँ पे बैठता है, सेंटर में बैठता है। तो पहला पॉइंट तो ये। फिर दूसरा पॉइंट तो ये कि एकात्मक तत्वों में कि देखिए सेंटर जो है, केंद्र जो है वो ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि जो केंद्र में जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है या प्रधान है जो कि राष्ट्रपति होता है, वो राज्यपाल जो राज्यों की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है या प्रधान होता है, उसको नियुक्त कर रहा है राष्ट्रपति। तो दूसरा पॉइंट ये। फिर तीसरा पॉइंट देखेंगे जरा, ऑल इंडिया सर्विस के बारे में देखेंगे। ऑल इंडिया सर्विस मतलब अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ये जो 3 सर्विसेज हैं ये अखिल भारतीय सेवाएं में आती हैं। ठीक है, पुलिस सर्विस नहीं, ये इंडियन कौन कौन सी बोली मैंने, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑल इंडिया सर्विसेज यानी अखिल भारतीय सेवाएं में आती हैं। तो देखिए, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं ये इनके जो अफसर होते हैं वो आते किसके अंडर हैं, इनको अपॉइंटमेंट लेटर कौन भेजता है, प्रेसिडेंट भेजता है। और प्रेसिडेंट ही इनसे इस्तीफा मांग सकता है, राष्ट्रपति ही। यानी इन्हें कौन नियुक्त कर रहा है, इन अखिल भारतीय सेवाओं के जो अफसर होते हैं इनको नियुक्त कौन कर रहा है, सेंटर, केंद्र नियुक्त कर रहा है। ठीक है, ये केंद्र के अधीन आती हैं ये अखिल भारतीय सेवाएं। समझ में आ गई बात। लेकिन जो अखिल भारतीय सेवाओं के जो अफसर होते हैं यानी जो IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो काम कहाँ करते हैं, राज्यों में ही तो काम करते हैं, राज्यों के लिए काम करते हैं। लेकिन फिर भी इन अफसर से जो भी फैसले, इन अफसर के बारे में जो भी फैसले लेने होंगे वो केंद्र सरकार लेगी। समझ में आ गई बात। राज्य सरकार के अधीन ये अफसर और ये सेवाएं नहीं आती हैं, जबकि ये जो सेवाएं हैं और जो अफसर हैं वो राज्यों में ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी ये अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र के अधीन आती हैं। तो तीसरा पॉइंट ये होता है कि कैसे हमारे यहाँ पे यूनिटरी एलिमेंट्स हैं, एकात्मक तत्व कौन कौन से हैं। फिर आप देखिएगा जरा, राज्य जो होते हैं, अलग जो सारे राज्य हैं हमारे देश में, उनके पास में कोई भी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। उन्हें पैसों के लिए, ठीक है, उन्हें पैसों के लिए किस पे डिपेंड रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है, केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। समझ में आ गई बात। उन्हें पैसों के लिए, अपने फाइनेंसेस के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है, केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। ये एक
एकात्मक तत्व हो गया हमारे संविधान का। फिर दूसरा एकात्मक तत्व क्या है कि हमारे संविधान में एक ही संविधान है, कोई राज्यों का अलग संविधान नहीं है। पूरे भारत में क्या है, सिर्फ एक ही संविधान है। ठीक है, हमारे भारत में इकहरी नागरिकता है, सिर्फ वन सिटीजनशिप है। हमारे यहाँ कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है। सिर्फ कितनी सिटीजनशिप है इंडिया में, ओनली वन सिटीजनशिप। तो ये एक और एलिमेंट हो गया, यूनिटरी तत्व हो गया। ठीक है, फिर और देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इमरजेंसी आपातकाल इमरजेंसी प्रोविजंस भी हैं, यानी आपातकाल के प्रावधान भी हैं। इमरजेंसी प्रोविजन में क्या होता है कि देखिए आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के तहत क्या होता है कि अगर स्टेट की एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी खराब हो गई है किसी तरीके से, ठीक है, यानी कि वहाँ शासन व्यवस्था जो है अगर किसी भी राज्य की बिगड़ जाए, तो अगर गवर्नर चाहे तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति का शासन जो है वो लगवा सकता है। अगर किसी तरीके से किसी राज्य में शासन व्यवस्था रुक जाए या किसी खराब हो जाए, तो गवर्नर की इच्छा से जो है उस राज्य पे राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ये भी एक तरह का आपातकाल होता है जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। तो देखिए ये कैसा तत्व है, ये एकात्मक तत्व है जो कि केंद्र को ज्यादा ताकतवर बना रहा है। समझ में आ गई बात, यूनिटरी एलिमेंट है ये जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर दे रहा है, ताकतवर बना रहा है। एक और इमरजेंसी लगती है, वो होती है आर्टिकल 356 के तहत। वो इमरजेंसी लगती है जब भी कोई वॉर लाइक सिचुएशन, कोई युद्ध होता है या किसी तरह का कोई कोई बहुत बड़ा संकट आ जाता है पूरे भारत पर, तो वो नेशनल इमरजेंसी लग जाती है आर्टिकल 356 के तहत। तो क्या होता है, सारी राज्य सरकारें जो है वो काम करना, सारी राज्य सरकारें जो है वो खत्म हो जाती हैं और पूरे जो राज्य होते हैं वो केंद्र के अधीन आ जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये आपातकाल के जो प्रावधान हैं, ये जो इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, ये फिर से किसको ज्यादा ताकतवर बना देते हैं, केंद्र को ज्यादा ताकतवर बना देते हैं। तो ये भी क्या है, हमारे संविधान का एक यूनिटरी एलिमेंट है। यूनिटरी एलिमेंट मतलब एकात्मक तत्व है। ठीक है, तो और क्या क्या हो गया, अखिल भारतीय सेवाएं हो गई। ठीक है, यानी पूरी बहुत सारी चीजों में जो होते हैं राज्य जो होते हैं वो किस पे निर्भर होते हैं, केंद्र पर निर्भर होते हैं। केंद्र ज्यादा ताकतवर है। तो इसलिए कहते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत का संविधान है, उसमें जो है एकात्मक तत्व ज्यादा है। उसमें क्या है, एकात्मक तत्व ज्यादा है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि जो भारत का संविधान है वो उसमें फेडरल फीचर्स यानी संघात्मक तत्व तो मौजूद हैं, परंतु भारतीय संविधान आत्मा से तो एकात्मक संविधान ही है। इंग्लिश में बोले तो कि दो देयर आर सम फेडरल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट बाय स्पिरिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सोल से तो, स्पिरिट से तो, आत्मा से तो भारत का संविधान यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ही है। ठीक है, मैंने बोला कि दो देयर आर सम फेडरल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट बाय स्पिरिट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आइए नेक्स्ट विशेषता पे चलते हैं जो कि है स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, यह हमारे संविधान की 13वीं विशेषता है। ये जो कि आपकी किताब में दे रखी है कि हमारे यहाँ पे कैसी न्यायपालिका है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का प्रावधान किया गया है। देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका को क्यों होना था? स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत इसलिए थी जिससे कोई तो हो जो हमारे देश में लोकतंत्र की रक्षा कर सके, यानी डेमोक्रेसी की रक्षा कर सके। अगर सारी पावर्स जो है सरकारों के हाथ में दे दी जाएंगी तो सरकारें तो कुछ भी कर सकती हैं। ठीक है, संविधान को भी उल्टा पुल्टा कर सकती हैं पूरा। इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका का होना बहुत जरूरी था जिससे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की रक्षा हो सके, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। ठीक है, अगर किसी तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है, तो उन मौलिक अधिकारों को दोबारा से पुनः स्थापित रिस्टोर कौन करेगा? न्यायपालिका ही तो करेगी। तो इन सब के लिए न्यायपालिका का इंडिपेंडेंट होना, स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक था। ठीक है,
तो इसलिए इंडिपेंडेंट न्यायपालिका का गठन किया गया। देखिए, अब न्यायपालिका इंडिपेंडेंट कैसे होती है? न्यायपालिका की नियुक्ति यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति करता है। ये याद रखिएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होगा ना, जो देश का सबसे सबसे बड़ा जो जज होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, राष्ट्रपति करता है। या फिर सभी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है, राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या है? एक न्यूट्रल पोस्ट है। तो देखिए, इसलिए राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करवाई जाती है, जिससे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इन जजेस का इंक्लिनेशन ना रहे। समझ में आ गई बात? अब देखिए, अब इन जजेस को हटाया कैसे जाता है। मान लीजिए इन जजेस ने कोई गलत काम कर दिया, ठीक है, कोई करप्शन कर दिया या कुछ देश के खिलाफ कुछ गलत काम कर दिया, तो इसके खिलाफ उनके खिलाफ इम्पीचमेंट बोले तो महाभियोग जो है वो पास करना होता है। लेकिन वो इम्पीचमेंट और महाभियोग पास करना इतना आसान नहीं होता है। वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, बहुत ही ज्यादा जटिल प्रक्रिया होती है। तो एक जज को इम्पीच करना या उसके खिलाफ महाभियोग लाना इतना आसान नहीं होता है। इसलिए, क्योंकि ये इतना मुश्किल क्यों होता है? जिससे जजेस को कोई डर ना रहे कि अगर उस जज ने किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई फैसला सुना दिया तो वो पॉलिटिकल पार्टी उस जज को जो है वो हटा देगी। ऐसा कोई खौफ नहीं रहे उस जज के मन में और वो बिल्कुल निष्पक्ष होकर फैसला सुनाए। इसलिए उसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है और उसको हटाने के लिए महाभियोग होता है, इम्पीचमेंट होता है। लेकिन वो इम्पीचमेंट और महाभियोग का जो पूरा प्रक्रिया है वो बहुत ही ज्यादा जटिल होती है, जिससे जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो कैसे काम कर सके? स्वतंत्रता से काम कर सके, इंडिपेंडेंट होकर काम कर सके। समझ में आ गई बात? अब और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए एक और फीचर होता है जो कि होता है न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रक्रिया है वो हमारे संविधान में दे रखी है। न्यायिक पुनरावलोकन, इंग्लिश में बोले तो जुडिशियल रिव्यू। इसके तहत क्या होता है? न्यायिक पुनरावलोकन के तहत क्या होता है? अगर विधायिका ने कोई संविधान के विपरीत कोई कानून बना दिया है, ठीक है, कोई ऐसा कानून बना दिया है जो कि संविधान से मेल नहीं खाता या संविधान के किसी प्रावधान का हनन करता है, तो न्यायपालिका क्या कर सकती है? उस कानून को रद्द कर सकती है। इंग्लिश में बोले तो वॉइड डिक्लेयर कर सकती है या अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है। अगर विधायिका ने कुछ ऐसा कानून बना दिया है जो संविधान से मेल नहीं खाता है, संविधान के खिलाफ है, तो न्यायपालिका तुरंत उस कानून को वॉइड या अल्ट्रा वायर डिक्लेयर कर सकती है और रद्द कर सकती है, ठीक है। वैसे ही अगर कार्यपालिका ने किसी कानून का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन या लागू नहीं किया है, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव ने कोई जो लॉ है या कानून है वो संविधान के अनुसार लागू नहीं किया है, तो न्यायपालिका उस कानून को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। वो तो पूरी तरीके से नजर जमाए रखती है न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका पर, और उनके बनाए हुए और लागू करे हुए कानून अगर संविधान के हिसाब से नहीं है तो उन्हें रद्द कर सकती है। ऐसी शक्ति को, न्यायपालिका की शक्ति को कहा जाता है न्यायिक पुनरावलोकन। समझ में आ गई बात? तो ये जो न्यायिक पुनरावलोकन है वह सुप्रीम कोर्ट के पास में किन किन अनुच्छेद के तहत है? सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 136, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। और हाई कोर्ट के पास कौन से आर्टिकल्स के तहत ये पावर है? जुडिशियल रिव्यू की, न्यायिक पुनरावलोकन की पावर हाई कोर्ट को कौन कौन से आर्टिकल या अनुच्छेद देते हैं? आर्टिकल 226 और आर्टिकल 227, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 हाई कोर्ट को ये पावर, न्यायिक पुनरावलोकन की पावर देते हैं। और आर्टिकल 32 और आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरावलोकन की ये पावर देते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट जुडिशरी में। अगला फीचर जो है कठोरता व लचीलेपन का मिश्रण है हमारे संविधान में, यह हम वीडियो के अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
तो अगर आगे जानना हो तो मेरा अगला जो भाग है वो ज़रूर देखिएगा, अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।